की संपत्ति 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10.5 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बागेश्वर धामोले तथा कथित चमत्कारी की। खबर है कि किसी ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। फोन करके इनके भाई लोकेश गर्ग ने अज्ञात के नाम पर एफआईआर दर्ज करवाई है। कथित नाम अमर सिंह बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दीपक सी मंडल ने लिखा है कि बागेश्वर बाबा को धमकी देने वाले मामले में उनके भाई ने अज्ञात आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अज्ञात मतलब क्या? तुमको तो सब पता है ना। अब क्या हुआ? फ्रॉड करते शर्म नहीं आती? वैसे सवाल तो वाजिब है। जो व्यक्ति बिना पूछे दूसरों का नाम बता देता है, मोबाइल नंबर बता देता है, घर में कौन सामान कहाँ रखा है सब बता देता है, आगे पीछे की सारी चीजें बता देता है, बीमारियां तक बता देता है, उसे यह पता क्यों नहीं चला कि कौन है जो फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है? और इससे भी पहले यह पता क्यों नहीं चला कि कोई फोन करके धमकी देने वाला है? कम से कम अभी बता देते कि धमकियां देने वाला कहां बैठा है, भारत में है कि भारत से बाहर है, भारत में है तो किस राज्य में है, किस जिले में है, किस एरिया में है। पुलिस की मदद करिए, आपकी जान का सवाल है। कम से कम अपनी जान बचाने के लिए तो अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया ही जा सकता है। यह बहुत सोचने वाली बात है कि इतनी चमत्कारिक शक्ति होने के बाद भी अज्ञात के नाम पर एफआईआर करवानी पड़ रही है। वहीं सोशल मीडिया के मशहूर चेहरे मनीष कश्यप भी वीरेंद्र शास्त्री के यहां पहुंचे थे। किसी ने हमें बताया कि इंटरव्यू लेने गए थे, जरा देखिए। मैंने देखा, देखने के बाद हंसी भी आ रही थी, शर्म भी आ रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी कि मनीष कश्यप धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल करने की बजाय वही बातें कह रहे थे जो सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त और आईटी सेल के लोग लगातार रख रहे हैं और तथाकथित चमत्कारी बाबा उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे। हंसी इसलिए भी आ रही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री को इतना सारा प्रपंच करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वहीं इस बातचीत में दोनों ने अपनी अपनी शादी का न्योता भी आदान प्रदान कर लिया। बहरहाल ये निजी विषय है। मुझे शर्म इस बात पर आई कि किस तरह से पूरे देश का गोदी मीडिया, 135 करोड़ की आबादी वाले देश का गोदी मीडिया और खुद को तेज तड़ाक और बेधड़क पत्रकार कहने वाले लोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तथाकथित चमत्कारियों के यहां जाकर नतमस्तक हो जा रहे हैं। सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है, वाहवाही करने में लग जा रहे हैं। और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि मनीष कश्यप का वीडियो हमने इसलिए देखा था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इन्होंने कोई सवाल किया होगा, काउंटर आर्गुमेंट किया होगा, जनता के सवाल पूछे होंगे, मगर नहीं। ये तो गोदी मीडिया से भी 4 कदम आगे निकल गए, खुद ही हिंदू राष्ट्र बनाने की अगुवाई करने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर अब लोग लगातार नए नए सवाल लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना के नाम पर जो पीएम केयर्स फंड बना था उसमें कितना पैसा जमा हुआ और कहां कहां खर्च हुआ, शास्त्री जी जरा बता दीजिए तो। वैसे ये सवाल बहुत तगड़ा है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम केयर्स को लेकर खुलासा कर दिया तो सारी विपक्षी पार्टियां धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आ जाएंगी और देश की जनता का कितना बड़ा सवाल खत्म हो जाएगा, कितना बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा, मोदी सरकार पर लगे बड़े भ्रष्टाचार के कलंक दूर हो जाएंगे। सोचकर देखिए। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने पूछा है कि करीब 2 करोड़ प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खर्च होता है, क्यों न एक चमत्कारी बाबा को रख ले? खतरे के पहले सब पता लग जाएगा, खर्च भी कम और सुरक्षा में चूक का झंझट भी खत्म। यह आइडिया भी कितना अच्छा है। धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत सारे भक्त कह रहे हैं कि चले जाओ उनके कार्यक्रम में, वही सवाल पूछ लो। तो मैं उन्हें बता दूं कि सवाल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वहीं से बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री चाहे तो जवाब दे सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं पूछना है। साल 2019 में रेलवे की भर्ती आई थी ग्रुप डी वाली, अभी तक पूरी नहीं हुई है। कम से कम वही बता दें कब तक बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, कब तक उनको नौकरी मिलेगी, कब ब्याह होगा। बेचारे बड़े परेशान हैं, मैसेज करके हमसे बार बार कह रहे हैं कि सर जी पूछिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यानी कि सीधे सीधे संविधान की मूल भावना को चुनौती दी जा रही है। इस बात को लेकर देश के जागरूक लोगों में काफी नाराजगी भी है। पत्रकार श्यामीरा सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं और ये सवाल वाजिब भी है। लिखा है, लोफरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में कहा था कि हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासियों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। धर्म का फायदा उठाकर हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि ऐसे गद्दारों को निकाल फेंकें। सुभाष चंद्र बोस धर्म की राजनीति के खिलाफ थे और कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा वाले खेमे का नेतृत्व करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनके नाम पर उनके ही नारे का इस्तेमाल ऐसे लोफर पवित्र व्यास की गद्दी पर बैठकर धर्म की राजनीति के लिए कर रहा है। इसने जीवन में सुभाष चंद्र बोस को नहीं पढ़ा होगा। आगे इन्होंने लिखा है कि यदि कोई मुस्लिम राष्ट्र या खालिस्तान की मांग करता तो जेल जाता, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होते। वे खुलेआम संविधान को चुनौती देते हैं और अदालतें चुप हैं। अदालतों की चुप्पी कुछ कहती है। भारत वहां आ पहुंचा है जहां दंगाइयों के आगे जज साहब ने सरेंडर कर दिया है। हंसराज मीना ट्विटर पर लिखते हैं कि वीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर ऐसे ही कोई मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाने का बयान दे देता तो अब तक यूएपीए लग चुका होता। अब समय आ गया है कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करके इनको राष्ट्र विरोधी बयान देने से रोका जाए। मगर सवाल यह है कि जो व्यक्ति खुलेआम घूम घूम कर पाखंड कर रहा है, लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रहा है, जो ढोंग फैला रहा है, जिसके हजारों
प्रमाण उपलब्ध हैं, इन सब के बावजूद अभी तक इस तथाकथित चमत्कारी पर मामला दर्ज नहीं हुआ और आप यूएपीए लगाने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यही धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे थे कि हम तो कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं और आज संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर नफरती और संविधान के खिलाफ बयान देने वालों को यह मालूम है कि सैया है कोतवाल तो डर काहे का। एक बात और समझने वाली है, इस तरह के नफरती बाबाओं ने बहुत सारे नफरती नेताओं का काम आसान कर दिया है। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, बहुत सारे नफरती नेता आजकल चुप हैं, सन्नाटा मारे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका काम इन लोगों ने संभाल लिया है और फिर जिसके पास गोदी मीडिया का ताकत हो उसका कोई कर ही क्या लेगा। हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। इनसे सवाल किया गया कि आप महिलाओं के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती। मंत्री जी ने जवाब दिया कि कांग्रेस के कहने पर मैं थोड़ी ना बोलूंगी और मैं क्यों सिर्फ महिलाओं के मुद्दों पर बात करूं। मैंने भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी को हरा दिया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने यहां तक कह दिया कि आप मेरे पुराने वाले स्पीच को उठाकर देखिए, 2013 में मैंने महिलाओं के मुद्दों पर खूब बातचीत की थी, खूब आवाज उठाई थी। यानी कुल मिलाकर मंत्री जी इतना कहना चाहती हैं कि जब मैं विपक्ष में थी तब मैंने महिलाओं का मुद्दा उठाया था, वो कम है क्या? गजबे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा